we have with us Rajiv Malhotra. He is a very great contributor to our dharma. He had come up with a few books, all concerning the dangers to our dharma and how to protect our dharma. He is very active, and he himself will he will give a presentation to us about the books. These 3 books he has got, he will tell you. He will do it in Hindi. He is very, very good in Hindi as well as in English. He will do it in Hindi, I suppose. Om Tat Sat. राजीव मल्होत्रा जी वैसे तो भारत के ही हैं, लेकिन 40 साल से अमेरिका में हैं। वैसे फिजिसिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी करियर के बाद उन्होंने अपने पैसे से एक फाउंडेशन बनाया है, इन्फिनिटी फाउंडेशन, और पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में धर्म और संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हैं। हमारे धर्म में कई बार जब विदेश में जाते तो एक चीज़ देखने आती है, एकेडमिक लिंक इज मिसिंग। थोड़ा विदेश में और यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक ऑथेंटिसिटी हमारी नहीं होती, वो हमारी भावना को, हमारे शास्त्र को नहीं समझते। राजीव इज बेसिकली एन एकेडमिशियन सॉर्ट ऑफ। उन्होंने 20 वॉल्यूम का प्रोजेक्ट लिया है शुरू करने के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत का जो गौरव क्या था, कि इस प्रकार से ब्रिटिशरों ने वगैरह ने डिस्ट्रॉय किया, और करीबन 250 प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अमेरिका में ही स्थायी हैं और अभी यही काम कर रहे हैं, जा जाके लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रवचन देते हैं। उन्होंने 2 किताब जो काफ़ी पॉपुलर बनी है, ब्रेकिंग इंडिया एंड दूसरी है बीइंग डिफरेंट। उसी के बारे में राजीव जी हमें संक्षेप में बताए, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी उनसे लाइक झुनझुनवाला की तरह हम कर सकते हैं। ओवर टू राजीव। हाँ, नमस्कार सब महात्माओं को, स्वामी जी को, स्वामिनी को हम धन्यवाद कहते हैं कि हमको आपने अपना समय दिया कि हम अपनी रिसर्च के बारे में और पुस्तक के बारे में कुछ कह सकें। सबसे पहले तो ये पॉइंट हम कहना चाहते हैं, कई लोगों के मन में है कि जो भी समस्याएं हमारी हैं, जिनके बारे में विचार हुआ, वो तो सब लोकल समस्याएं हैं, किसी स्टेट में है, किसी भारत में है, कोई स्टेट में है। लेकिन ये आदमी जो अमेरिका में बैठा है और अमेरिका में बैठ के रिसर्च कर रहा है और अमेरिका में बैठ के ये जो विचार कर रहा है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा? ये आपको क्वेश्चन होगा या होना तो चाहिए, ज़रूर होना चाहिए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वाई इज़ दिस रेलेवेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी समस्या तो लोकल है। तो ये प्रश्न कई बार आता है। तो पहले तो मैं ये पॉइंट का जवाब देना चाहता हूँ कि आजकल कुरुक्षेत्र एक हरियाणा में शहर नहीं है, सारा संसार कुरुक्षेत्र है। और जो बीमारी एक जगह शुरू होती है वो सब जगह पहुंच जाती है। जो आईपैड एक जगह शुरू होता है, जो मोबाइल एक जगह शुरू होता है, वो सब जगह पहुंच जाता है। जो विचार एक जगह शुरू होता है वो सब जगह पहुंच जाता है। जो धर्म और अधर्म की बात शुरू होती है वो सब जगह में फैल जाती है। तो जैसे मैं कह रहा था, पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो प्रश्न है जिसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ वो ये है कि बाकी संसार में जो हो रहा है उसके बारे में हमको क्या चिंता है। हमको तो कई लोग कहते हैं हमारे दिल में सब कुछ सच है, कई कहते हैं जो हमारी संस्कृति है हमारे पास है, तो बाकियों के साथ हमको
बातचीत करना या उनके क्या प्रॉब्लम है, क्या विचार हैं, उनके बारे में समझने की क्या फ़ायदा है। तो ये इसके जवाब ये है कि आजकल सारी ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब है कि सारे जितने प्रॉब्लम हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, और जो सोल्यूशन है वो भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। और जो कल समस्या के बारे में बात हुई थी कि मेघालय में, नागालैंड में कितनी कन्वर्जन हुई है, हम वहाँ जा भी नहीं पाते, तो वो जो इंसान हैं वो तो भारत में जमे हुए हैं, पर उनका जो विचार है वो कहीं और से पैदा हुआ था। वो विचार भारत की सिद्धांत नहीं है, भारत का इतिहास नहीं है, और भारत का धर्म नहीं है। वो जो थॉट्स हैं वो कहीं और से पैदा होकर यहाँ कहाँ पहुँच गई। और जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो भी भारत का सिद्धांत तो है नहीं, हमारा तो धर्म है नहीं, हमारे इतिहास की बात नहीं है। वो भी कहीं और इतिहास पैदा हुआ, कहीं और का विचार पैदा हुआ, कहीं और का सिद्धांत पैदा हुआ, जो चलते चलते 1000 साल के बाद यहाँ हमारे सिर पर बैठ गया। और जो आप कहते हैं कि माओइस्ट का बहुत प्रॉब्लम है, तो माओइस्ट का भी जो सिद्धांत है वो भी कहाँ से शुरू हुआ? वो भी माओइस्ट का सिद्धांत हमारा सिद्धांत थोड़ा है, वो भी। सो इसलिए आप हर चीज़ का देखें, चाहे आप मल्टीनेशनल देखें, चाहे आप सेक्युलरिज्म की बात करें, जो कुछ भी समस्याएं हमारे पास हैं, वो ये जो ग्लोबलाइज्ड एरा है वो तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन तो हो गई है, तो उसमें सब लोग एक तरह के जैसे मार्केट है, उसमें सब लोग अपनी विचार धारा में मिलकर अपनी बात कर सकते हैं, तो और एक दूसरे की बात सुन भी सकते हैं और एक दूसरे को जवाब भी दे सकते हैं। ये एक तरह का ग्लोबल बाजार बन गया है विचार के बारे में, और इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। हमको दूसरों की पूछताछ करनी चाहिए कि उनकी विचार कैसी है, क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, सब कुछ करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारा तरीका नहीं है, और हम कहते हैं ये हमारा तरीका है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, कि हम दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरे की बात समझेंगे, उसको समझेंगे कि ये क्यों कह रहा है, और यदि हम उसकी तरफ होते तो हम भी कैसे समझते। पहले हम पूरा समझेंगे दूसरे की बात, और फिर हम अपनी तरफ से अपने सिद्धांत के मुताबिक उसको जवाब देंगे, उत्तर पक्ष भी होगा। तो ये पुराने ज़माने में हमारे आदि शंकरा और से लेकर कितने लोग थे जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करते थे, बुद्धिस्ट से भी करते थे और वेदांत के आपस में भी करते थे, जैन के साथ करते थे, मीमांसा के साथ, सबके साथ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सेंचुरीज में हमने ये पूर्व पक्ष का ट्रेडिशन छोड़ दिया। ये क्यों छोड़ा ये और बात है, लेकिन हमने अब जो फॉरेन कंट्रीज के सिद्धांत आए, फॉरेन कंट्रीज की संस्कृति आई, फॉरेन कंट्रीज के इतिहास आए, धर्म और अधर्म आए, हमने उनको उतने जोर से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष नहीं किया जो पहले ज़माने में होता था। और इसलिए जब हम अमेरिका में बैठे हैं, हमारा पिछले 20 साल का यही काम है। हमने अपनी बिजनेस सारा बंद कर दिया और फुल टाइम, ये कोई हॉबी नहीं है, ये फुल टाइम इसी काम में हम लगे हुए हैं। अपना तन मन धन जितना कुछ भी कर सकते हैं उसके मुताबिक हम करते आ रहे हैं। और इसीलिए ये करते आ रहे हैं क्योंकि ये कठिन काम है और जो कोई और को नहीं कर रहे। जो काम और कोई और लोग कर रहे हैं तो उसमें हमारे को रिटायर करने में कुछ फ़ायदा नहीं। हम भी अपना काम करते रहते हैं क्योंकि और जो कुछ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। और यदि काम कोई बहुत आसान है वो भी, उसको भी हमारे में जितनी शौक नहीं है, क्योंकि ये आसान काम तो कई लोग कर सकते हैं। अब ये काम बहुत कठिन है और इस काम के लिए जो फॉरेन कंट्री का सिद्धांत जानता है वो हम पढ़ लिखे हैं। जो आपको फॉरेन कंट्री का सिद्धांत आना चाहिए, आपको अपने धर्म का सिद्धांत आना चाहिए, आपको फॉरेन कंट्री का इतिहास आना चाहिए और अपने भारत का भी इतिहास आना चाहिए। आपको फॉरेन कंट्री की संस्कृति आनी चाहिए और आपको अपने देश की भी संस्कृति आनी चाहिए। तभी ये आप इस तरह का गहराई का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष कर पाएंगे। यदि आपको सिर्फ अपनी ही संस्कृति पता है, अपना ही धर्म पता है, अपनी ही इतिहास और सिद्धांत पता है और बाकियों का नहीं पता, तो आप इसको कंपैरेटिव रिलीजन, कंपैरेटिव फिलॉसफी, कंपैरेटिव हिस्ट्री, कंपैरेटिव मतलब ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का बात है। आप ये नहीं कर सकेंगे यदि आपको दोनों तरफ का ना पता हो। तो हमने ये सोचा कि अब हमने रिटायरमेंट लेनी है, हम 44 के थे, कुछ ऐसा ही काम करना है जो
अनेक हो, इतना आसान ना हो, तो हमने सोचा कि हमने, क्योंकि 20 साल की उम्र से और 44 साल की उम्र हम यूएसए में रहे, तो इसका मतलब हमारी आधी लाइफ इंडिया में हुई और आधी लाइफ हमारी वहाँ हुई, तो हम यही काम कर सकते हैं जो जिसके लिए दोनों को ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने ये काम किया। और ये पूर्व पक्ष का जो काम है हम कर रहे हैं। पूर्व पक्ष मतलब हम कर रहे हैं कि भारतीय दृष्टि के मुताबिक हम बाकियों जो विदेश का ये सिद्धांत है और उनकी इतिहास है और उनका धर्म अधर्म है, रिलीजन है, जो कुछ भी है, उसके बारे में क्या हम जवाब दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो वेस्टर्न थिंकिंग है ये इंडिया के मीडिया और इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स के अंदर आ गई है। ये जैसे आप स्मार्टफोन में ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो हमारे लोगों के दिमाग में ये सारी वेस्टर्न विचार डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। मतलब जो हम पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अब नीति तो आज़ाद हो गए, नीति के बारे में और इकोनॉमी में तो हम आज़ाद हो गए, पर जो विचार की आज़ादी है वो अभी नहीं आई। विचार की आज़ादी इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं वो हमारा देश चला रहे हैं। वो IAS ऑफिसर्स हैं, वो मीडिया में हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पुस्तकें लिखते हैं, वो कॉलेज प्रोफेसर्स हैं। अब देखिए, कई बार हमारा जब ये बहस होती है और जब हम वेस्टर्न थॉट को जवाब देते हैं तो हमारे जो अपोनेंट्स होते हैं, कई उसमें से ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग होते हैं जिनको शर्म आती है कि ये देखो कैसी बात कर रहा है, हम तो बहुत एडवांस बन रहे हैं, विकास से, सेक्युलरिज्म से आगे जा रहे हैं और ये हमारा ही आदमी है, ये कैसे अपनी ट्रेडिशन के बारे में कैसे बोल रहा है। तो जिस तरह से हम वेस्टर्न एजुकेशन के बाद और अमेरिका में जाके सक्सेसफुल होने के बाद जिस तरह से हम बात करते हैं, तो कई हमारे भारतीय लोगों को ही शर्म आती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमारे संत महात्मा हैं और कई ग्लोब में ट्रैवल करते हैं, वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, तो उनको ज़रूरत है और उनको इंटरेस्ट भी है कि हमको सारी वर्ल्ड की जो थिंकिंग है उसके बारे में पता हो। लेकिन किस तरह से वो पता करा सकते हैं? मीडिया तो रिलायबल नहीं है, बिकॉज मीडिया भी वेस्टर्नाइज्ड है, हमारे इंटेलेक्चुअल भी रिलायबल नहीं है, और जो उनके पास अपने डिवोटीज और डिसाइपल्स हैं वो भी वेस्टर्नाइज्ड ही हैं, वो भी बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड ही हैं। उन्होंने भी ये पूर्व पक्ष की खोज नहीं की, क्योंकि ये पूर्व पक्ष की खोज बहुत साल लगते हैं, 10-20 साल लगते हैं। आप पढ़ते जाएं, उनका भी सिद्धांत, अपना भी सिद्धांत, उनके साथ बहस करें, उनका जो जवाब है उसका भी आप जवाब दें। ये डिबेट चलती रहती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप यदि किसी और के बातचीत से नहीं ये प्राप्त कर सकते तो खुद ही करना पड़ता है। तो ये हमने कंक्लूड किया, 20 साल हुए कि हम ही काम ये खुद ही करेंगे। और जैसे स्वामी परमात्मा जी ने कहा, हमने 250 प्रोजेक्ट शुरू किए, उनमें से कई प्रोजेक्ट यही थे कि हम किसी को ग्रांट देकर या किसी स्कॉलर को उससे काम करवाएंगे, पर ये हमको नतीजा निकला कि ये काम खुद ही करना पड़ेगा, ये हमारा ही स्वधर्म है। क्योंकि इस काम के काबिल एक इंसान को क्षत्रिय भी होनी चाहिए, क्षत्रियता होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए कि डरना नहीं चाहिए, और बहस करने की आदत भी होनी चाहिए, और टाइम भी सारा 100% इसी में बिताना चाहिए। कई हमारे गुरु और संत जो हैं, हमको ये अफसोस है कि कईयों ने तो जब हमारी कल्चर में और विदेशी कल्चर में अंतर होता है और वो अंतर को एक्सप्लेन करना होता है कि आप में ये आपका ये वर्ड है संस्कृत का, ये इसका क्या मतलब है, या आपका ये रिचुअल है, या ये सिंबल है, या ये इतिहास है, इसका क्या गहरा मीनिंग है। तो जब वो नहीं समझा सकते तो आसान तरीके से निकलने का तरीका ये बनाते हैं कि वो सब कुछ सेम ही है। यदि हम और आप सेम हैं तो फिर आप इसका मतलब हम छूट गए, हमको समझाना नहीं पड़ा। समझो आप बोलें, कोई मुझे पूछे कि देवता और गॉड में क्या फ़र्क है, तो हमारी जो पुस्तक है उसमें बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है कि देवता को गॉड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, देवता में और गॉड में क्या क्या अंतर है ये हम नहीं ट्रांसलेट कर सकते। और जो आत्मा है उसको सोल नहीं कह सकते। बड़े लोग फैशन बन गया है सोल कहने का, लेकिन जिस संस्कृति में, जिस इतिहास में और जिस सिद्धांत में सोल आया, जहाँ से आया, आपको
आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका क्या मतलब है। वो सोल तो एक तो जानवरों में नहीं है, हमारी आत्मा तो जानवरों में भी है, सोल जानवरों में नहीं है, सिर्फ मनुष्य में है। और सोल कभी गॉड से जुड़ी नहीं है, गॉड अलग है, सोल हमेशा ही अलग है, वो बिल्कुल सिस्टम ऐसा है। और सोल जो है उसका ना पिछला जन्म ना अगला जन्म, तो जो रीइंकार्नेशन जो हमारा सिस्टम है वो सोल का नहीं है। तो सोल का मतलब ही और है, वो ठीक वर्ड है, उस पर उसका भी अपना सिद्धांत है, ये बुरी बात हम नहीं कह रहे। यदि हम कह रहे हैं कि हमारे में और उनमें क्या अंतर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब ठीक हैं और वो सब गलत हैं, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि सेम नहीं है। जैसे हमको कोई बोले कि डोसा खाएं या पराठा खाएं, हम ये नहीं कहते कि दोनों सेम हैं। डोसा भी अच्छा है, पराठा भी अच्छा है, लेकिन डोसा को पराठे की तरह नहीं बना सकते, ठीक बात है ना। तो इसलिए सोल जो है वो सोल का अपना विचार है, जो आत्मा है वो आत्मा का अपना विचार है। तो इसलिए हम अपनी पुस्तक में दिखा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं सब कुछ सेम है, इसका मतलब उसको डोसा बनाना नहीं आता तो वो कह रहे हैं आपको पराठा ही चलेगा, तो सब कुछ सेम ही है। तो ये बात बहुत डीप बात है, बहुत गूढ़ी बात है कि आपको या तो आप जो विदेशी वेस्टर्न थॉट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आंखें नहीं बंद कर सकते कि हमको पता ही नहीं, हमको चला जरूरत नहीं, हम तो इसके बारे में क्या करें, हमको फायदा नहीं, ये तो भागने की बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ना ही आप कह सकते हैं कि सब कुछ सेम है तो फायदा भी उसका भी, वो तो दोनों, इसको जिसके अमेरिका में कहते हैं कॉप आउट। कॉप आउट मतलब कि जो आराम से भागना चाहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, एक तरह का तमस हो गया, ये भी एक तरह का तमस हो गया। क्योंकि आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए, बहस करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंस क्या है, हमारी संस्कृति में और विदेशी संस्कृति में क्या डिफरेंस है। इसके बारे में जो हमारी लेटेस्ट बुक है उसका नाम है बीइंग डिफरेंट, नाम ही ये है। मतलब हमारे जो डिफरेंस है, हमारे में जो अनेकता है, हम किस तरीके से अलग हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुपीरियर हैं, हम सब चीज़ में आगे बढ़े हैं, वो उनसे हमको कुछ सीख नहीं सकते, पर ये लेकिन कई चीज़ें हमारे में ऐसी हैं जो हम नहीं दे सकते। जैसे सुबह बताया गया कि गंगा का पानी और जो मशीन में प्रोसेस करके पानी है उसमें क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी बारे में हमने कई पुस्तकें लिखी हैं। और ये भी हमको काफ़ी दुख होता है कि हमारी जो संस्कृति में अलग चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत पावर है, उनको कई कल्चर्स में डाइजेस्ट किया जा रहा है। डाइजेस्ट मैं आपको समझाता हूँ क्या है। डाइजेस्ट है जैसे एक शेर है, वो एक किसी बकरे को खाकर डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब वो खा लेता है और उसके अंदर सारा जो उसके अंदर फ़ायदा था, जो कुछ भी उसके अंदर न्यूट्रिशन था, डीएनए था जो बकरे का, वो सब तोड़ फोड़ के वो शेर का बन जाता है। और जो शेर को काम की चीज़ नहीं है वो छोड़ के फेंक देता है। तो डाइजेस्ट का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को आपने किसी ने खा लिया और डाइजेस्ट कर लिया तो वो गायब होगी, वो डिसअपियर होगी, वो नष्ट हो गई, उसका कोई नहीं रहा। अब क्रिश्चियनिटी ने पेगन रिलीजन को डाइजेस्ट कर लिया था। पेगन रिलीजन जो यूरोप में पहले था, क्रिश्चियनिटी के पहले, वो उसी से ही क्रिसमस ट्री निकला, उसी से ही मदर और सन का जो पिक्चर आती है वो पेगन रिलीजन की है। और जो ईस्टर त्यौहार है वो पेगन रिलीजन का ही है, वो क्रिश्चियनिटी का नहीं है। तो उन्होंने कई चीज़ों को पेगन रिलीजन से डाइजेस्ट करके जो खूबियाँ थी, जो फ़ायदेमंद थी, वो डाइजेस्ट तो कर ली और पेगन जो आप थे उनको ख़त्म कर दिया। इसी तरह से जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो जो वहाँ के नेटिव लोग थे, वहाँ के रहने के लोग थे, उनसे कई चीज़ें प्राप्त की और उन्होंने अपने आप अपनी बना दी, पर जो नेटिव लोग थे वहाँ के उनको ख़त्म कर दिया, उनको या ख़त्म कर दिया, मार दिया, गुलाम बना दिया। उनका तो कल्चर नहीं कंटिन्यू करने दिया, लेकिन जो उसमें खूबियाँ थी वो अपने आप को उनको वेस्टर्न कह के कर दिया। इसी तरीके से जो योग है, आजकल योग क्रिश्चियन योग बन रहा है, आजकल योग क्रिश्चियन योग बन रहा है। और भरतनाट्यम बिल्कुल हिंदुस्तानी ड्रेस में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में, हिंदुस्तानी सिंबल्स डालते हैं, तिलक डालते हैं, बिल्कुल वैसे करते हैं,
पर जो नाटक है, जो कहानी है, वो जीसस और मेरी की कहानी है। ये सारी दुनिया में भरतनाट्यम सिखाया जा रहा है, इस तरह के डांस हो रहे हैं और उनको प्राइजेस मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको इनाम दे रही है, उनको बहुत स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, उनको ये हो रहा है। और इसका मतलब धीरे धीरे जो अगली जनरेशन के भरतनाट्यम टीचर्स हैं वो ग्रेजुअली पहले तो 25% क्रिश्चियन हो गए, फिर 50% क्रिश्चियन हो गए, फिर 100% क्रिश्चियन हो गए। वो आज से अगली 1-2 जनरेशन में भरतनाट्यम जो होगा वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी का अंग हो जाएगा। और इसी तरह से योग में भी, अब जहाँ पर हम रहते हैं 30 साल पहले जितने भी योग आश्रम थे अमेरिका में जहाँ पर हम रहते हैं, हम ये सारे रिसर्च करते रहते हैं, हम घूमते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, तो सारों में मंत्र होता था, हाँ, संस्कृत का मंत्र होता था। और हर एक योग टीचर कहता था कि मैं अयंगर का स्टूडेंट हूँ, मैं स्वामी शिवानंद का स्टूडेंट हूँ, ऐसे सबके स्टूडेंट्स थे। हाँ, तो फिर वो तो स्थिति थी 25-30 साल पहले। फिर 15 साल पहले उसको वो जो हिंदुस्तानी संस्कृति की बैकग्राउंड थी, इतिहास था, वो ग्रेजुअली उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने जैसे सेक्युलर योगा निकाल दिया कि ये सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, वो भी हम चाहते हैं ठीक रहे, तो उन्होंने वो सब कुछ निकाल दिया। अब पिछले 5-10 साल में एक बहुत बड़ी योजना चली है जिसको कहते हैं क्रिश्चियन योगा। क्रिश्चियन योगा, उसका नाम भी क्रिश्चियन योगा है। तो अब आसना कर रहे हैं तो ऊपर सेंट पीटर की पिक्चर लगी है और इसको कहते हैं क्राइस्ट सेंटर, ऐसे। हाँ, और सूर्य नमस्कार की ट्रांसलेशन है, हमारी तो ट्रांसलेशन होगी सन वर्शिपर, सन SUN होता है सूर्य, तो वो कह रहे हैं SON, सन मतलब सन ऑफ गॉड विच इज जीसस। तो वर्शिप टू द सन ऑफ गॉड, हाँ, सन वर्शिप। तो सूर्य नमस्कार मतलब आप सन की वर्शिप कर रहे हो, पर सन उनको मतलब कि जीसस की वर्शिप कर रहे हो, सन ऑफ गॉड, SON, सन ऑफ गॉड। तो सारे जितने भी हमारे योग आसना हैं, मंत्र हैं, उन्होंने हड़प करके, डाइजेस्ट करके उसका और ही मतलब निकाल दिया। तो ये मतलब जो, क्योंकि हमारे लोगों में ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में विचार पूरा नहीं किया, पूर्व पक्ष नहीं किया, हमको ये नहीं पता कि उनके क्या एजेंडा है, कौन फंडिंग कर रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या कैसे उनका गोल है, क्योंकि हमने ये पूरा ध्यान नहीं दिया इतने साल पहले, इतने साल से, उसका नतीजा ये है कि या तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें क्या करने का फ़ायदा, इसका मतलब हम पूर्व पक्ष जो हमारी ट्रेडिशन है उसको भूल रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सब कुछ सेम ही है तो फ़ायदा भी नहीं, या हम ये कह सकते हैं हमको डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। अब हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमको डाइजेस्ट कर लेंगे तो हमारा तो बहुत फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा ये है कि वो ले लेंगे और वो और फैलाएंगे। तो मैं कहता हूँ ये तो एक बकरी है जो कहती है मेरे को शेर खा ले, तो मैं शेर के पेट में बैठ के कहाँ भाग सकता हूँ, मैं तो बहुत जगह भाग सकूंगा, मैं शेर का एक अंग बन जाऊंगा। हाँ, मैं छोटा सा बकरा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब जब शेर मेरे को खा लेगा तो बड़ा फायदा होगा, तो शेर तो मेरे को कहाँ भगा के ले जाएगा, मैं भी शेर का बन जाऊंगा। ये तो बेवकूफ़ी की, जो कमज़ोरी की बात है। तो हमको अपना इतिहास अलग रखना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना है कि आपका भी इतिहास अपना है, आपकी कल्चर भी अपनी है, उसका भी फ़ायदा हम मांगते हैं, उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम वो ही रिस्पेक्ट अपने लिए भी हम वो ही मांगते हैं जो हम आपको देने को तैयार हैं। ठीक है। अब ये जो पुस्तक है जिसके बारे में कुछ बोला, ये इसका नाम है बीइंग डिफरेंट, और इंग्लिश में जो कॉपीज़ अभी हैं हम देखते हैं लोगों को जिसको भी चाहिए, और हिंदी की ट्रांसलेशन इसकी ख़त्म हो चुकी है। एक USA में है हिंदी USA, एक ऐसे प्रोजेक्ट है, और उनके जो लीडर हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करवाई है, और वो मार्च-अप्रैल में हिंदी की ट्रांसलेशन रिलीज़ होगी। और उसके पहले जो हमारी पुस्तक थी वो थी ये ब्रेकिंग इंडिया, इसकी भी हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल होगी थोड़ी देर में। ब्रेकिंग इंडिया ये रिसर्च है कि फॉरेन एरियाज में जो हमारे को फंडिंग देते हैं, NGOs को फंडिंग देते हैं, कुछ तो अपना रिलीजन को फैलाने के लिए देते हैं, कुछ हमारे से हड़प करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लोग भेजते हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजते हैं, कुछ हमारे को एजुकेशन सिस्टम में और गवर्नमेंट में और कई हमारे इंस्टीट्यूशन में लोग भेजते हैं, कुछ हमारे लोगों को वहाँ पर एजुकेट करके वापस भेजते हैं, मीडिया लोगों को भी भेजते हैं। तो इसके बारे में हमने सारी रिसर्च की
ये रिसर्च आपको हिंदुस्तान में बैठ के नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 90% जो डेटा है वो तो फॉरेन कंट्री का डेटा है, वो कहाँ पर पैसा जाता है, किसके लिए जाता है। तो ये रिसर्च करने के लिए हमने यूएसए में एक लॉ है जिसके मुताबिक हम जो भी एनजीओ, अमेरिकन एनजीओ है जो फॉरेन कंट्री में पैसा भेज रहा है, उसके बारे में हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ऑफिशियली मांग सकते हैं और वो दे देते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको चिट्ठी लिखे, वो भी अपना जो टैक्स रिटर्न में उन्होंने पैसा कहाँ कहाँ भेजा वो हमको बता देते हैं। तो हमने सारे जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं उनका सारा डेटा प्राप्त किया। कई लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई चर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई गवर्नमेंट, कोई CIA की है, कोई काय की है, उन सबका हमने डेटा प्राप्त कर लिया। और फिर सारा डेटा हमने स्कैन किया कि ये लोग कहाँ पर क्या योजना चला रहे हैं। फिर जो जो इंडिया में उनकी योजना चल रही हैं उसके बारे में हमने खोज करने के लिए यहाँ पर भी लोगों को उनकी सहायता मांगी, कई साल लगे। और फिर उसके बाद हमारा ये किताब तैयार हुई जिसमें हमने ये बताया है कि कहाँ से पैसा जो आता है, वहाँ पर तो कुछ बोलते हैं और यहाँ पर आकर कुछ और ही बन जाता है। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टैक्स रिटर्न में और पब्लिक को एक कहानी बताई कि हम जाके वहाँ पानी लाएंगे और उनको ये विकास करेंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ जो आते हैं वो कन्वर्जन में पैसा लग जाता है और कुछ और कामों में पैसा लग जाता है। सो ये हमने पुस्तक निकाली कि ये जो नेक्सस है, नेक्सस मतलब नाभि, जो ये फॉरेन लोगों की और इंडिया में जो भी लोग हैं जिनको बहुत शौक है गवर्नमेंट के मतलब भारत के अगेंस्ट, भारत संस्कृति के अगेंस्ट जो शौक है, उन लोगों में मिलकर ये क्या योजनाएं बनी हैं, इनकी नाभि कहाँ है, इनकी थिंकिंग कहाँ है, इनका एजेंडा कहाँ है, इनका पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में ये ब्रेकिंग इंडिया की ये बहुत 600 पेज की पुस्तक है जिसका हिंदी में अभी ट्रांसलेशन होगा। और इस पुस्तक में हमने लोगों के नाम भी दिए हैं, अमेरिकन जो अभी अलाइव हैं, जो बहुत पावरफुल गवर्नमेंट में हैं, प्रोफेसर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, इंडिया के भी कई लोग हैं जो माइनॉरिटी कमीशन में भी रह चुके हैं, इन लोगों का भी हमने नाम दिया। अब हमको ये बहुत अच्छा हुआ कि कल स्वामी जी ने कहा कि आचार्य सभा ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस चलाया है कि ये जो है हिंदू एंडाउमेंट एक्ट है ये ख़त्म होना चाहिए। ये तो अब बहुत अच्छी चीज़ है। हमको एक और भी प्रपोजल देना है। वो प्रपोजल ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में कानून है कि जो फॉरेन स्टेट, फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, उसको कॉन्सुलेट कहते हैं, कॉन्सुल जनरल कहते हैं। जो अमेरिकन का कॉन्सुल जनरल है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सुल जनरल है, ये सब जगह कंट्रीज़ का, रशियन कॉन्सुल जनरल है। तो किसी भी फॉरेन स्टेट का, जो फॉरेन स्टेट अपॉइंट करे अपने आदमी को, उसको इंडिया में पावर दे, चाहे वो इंडियन भी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, उसका नेशनैलिटी की बात नहीं है, पर यदि उसको फॉरेन स्टेट ने पावर दी है, अपॉइंट किया है, पैसा दिया है और उन्हीं का विचार चला रहा है, तो उसको फॉरेन कॉन्सुलेट कहते हैं। तो इसके मुताबिक जो वेटिकन है वो एक फॉरेन स्टेट है, इट इज़ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेटिकन का अपनी स्टेट है, अपनी गवर्नमेंट है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इसका मतलब कानून के मुताबिक वो फॉरेन स्टेट हमने मानी है। इंडियन गवर्नमेंट ने वेटिकन को फॉरेन स्टेट माना है। तो यदि वो फॉरेन स्टेट माना है तो हर एक बिशप जो वो अपॉइंट करते हैं, जिसको उनकी विचार चलानी है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका सिद्धांत चलाना है, उनकी पॉलिसी चलानी है और उनकी फंडिंग आती है, इसका मतलब एवरी बिशप, हर एक बिशप एक कॉन्सुलेट हो गया, एक कॉन्सुलेट हो गया। तो यदि वो फॉरेन कॉन्सुलेट है और उनको सलाम करता है और वो उनके बॉस हैं, वो उसको हायर करते हैं, वो उसको फायर कर सकते हैं, तो इसको माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं? इसको इंडियन सिटीजन राइट भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो फॉरेन कॉन्सुलेट है, उसकी जो लॉयल्टी है वो फॉरेन कंट्री में है। अब देखिए, कई कंट्रीज में, चाइना में, रशिया में और कई और कंट्रीज में रिलीजन की फ्रीडम है, पर रिलीजन का जो हेड है वो फॉरेन से अपॉइंट नहीं हो सकता। चाइना में क्रिश्चियनिटी अलाउड है, पर लेकिन वो फॉरेन चर्च को अपॉइंट नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि चाइना के लोग ही सिलेक्ट करेंगे कौन उनकी चर्च का लीडर बनेगा। पर इंडिया में फॉरेन चर्च अपॉइंट करती है
अब कि यहाँ पर किस चर्च का कौन हेड होगा। अब ये हमको लगता है कि ये तो गैर कानूनी बात है, क्योंकि ये इसको हम माइनॉरिटी कह के उसको प्रिविलेज भी देते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, गवर्नमेंट उसको और भी डोनेशन देती है, ये समझ के ये हमारा माइनॉरिटी है। पर हम ये टेस्ट नहीं करते कि ये माइनॉरिटी है या फॉरेन अपॉइंटमेंट है, फॉरेन कंट्री की अपॉइंटमेंट है, क्योंकि उसकी जो लॉयल्टी है वो कंट्री ऑफ इंडिया पर नहीं है, वो किसी और कंट्री पर लॉयल्टी है और वो कंट्री सॉवरेन है। तो मैं ख़त्म होने से पहले एक ही पॉइंट कहना चाहता हूँ अब, कि जो विचार की गुलामी है और विचार की स्वतंत्रता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो फिजिकल लेवल पर हमको गुलामी छूट गई और स्वतंत्रता मिल गई, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं। जो विचार, जो मन में हम कॉलोनाइज्ड हैं, और दो सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसका कंट्रोल हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी और पर। एक है इतिहास, क्योंकि इतिहास के साथ ही बनती है आइडेंटिटी, लॉयल्टी, कि हम हैं कौन, कहाँ से आए और हमारे लिए क्या चीज़ प्यारी है। गंगा प्यारी है, कई चीज़ें प्यारी हैं, क्यों प्यारी हैं, ये इतिहास की बात है। और दूसरा है सिद्धांत। हमको अपना सिद्धांत, अपनी फिलॉसफी, अपनी थॉट सिस्टम को कभी भी किसी को गुलाम नहीं करने, किसी और का गुलाम नहीं बनाना, और हमको ना ही आउटसोर्स करके ये इतिहास और सिद्धांत का काम किसी और को दे देना है कि आप लोग सिखाएं, आप लोग पुस्तकें लिखें। अब ये हो रहा है कि फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिया का इतिहास लिखा जाता है वो इंडिया में पढ़ाया जाता है, वही सीख के प्रोफेसर लोग, और जो इंडियन थॉट है, इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन कल्चर है, इसके बारे में भी जो सबसे ज़्यादा PhDs लिखी जाती हैं वो फॉरेन कंट्री में लिखी जाती हैं। और जो किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो सिखाई जा रही हैं, जो प्रोफेसर वहाँ इंडियन हैं और जहाँ के वो पढ़े हुए हैं और जिस विचार को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिस विचार के बारे में वो सिखा रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति का विचार नहीं है, वो किसी और जगह का विचार है। इससे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमको टाइम दे, हम अगली 2013 में, हम हर साल 3-4 बार इंडिया आते हैं, और 2013 में हम आपके आश्रम या जहाँ भी आप चाहें, हम आपको मिलना चाहते हैं, और ये बात का और भी डिटेल में डिस्कस करने का हमको बहुत शौक है। धन्यवाद। इस विषय में आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप इनसे पूछ सकते हैं, राजीव जी से। एक मिनट, रामदेव जी कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। भारतीय जो देवी देवता है, जिसके बारे में पाश्चात्य विद्वान अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं और उसकी बहुत निंदा करते हैं, इसके बारे में भी आप कुछ काम करते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, ये जो हाँ, ये जो देवता है और गॉड है, इसमें अंतर ये है कि जो गॉड है, एक तो एब्राहमिक रिलीजन जो हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, गॉड दुनिया से अलग है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में आप कहें कि गंगा भी डिवाइन है, गंगा भी सेक्रेड है, तो इसको आइडल वर्शिप कहते हैं। आइडल वर्शिप का मतलब ही ये है कि आपने डिवाइन को ये समझा, पुस्तक समझा, मूर्ति समझा, किसी वस्तु में समझा, तो वो उनका फर्स्ट, वो जो उनके 10 कमांडमेंट्स में है उसके अगेंस्ट है, जो तीनों वो रिलीजन मानते हैं। तो एक तो देवता बिकॉज देवता यहाँ भी प्रेजेंट हैं, देवता मूर्ति में है, हम यज्ञ करते हैं तो देवता है, देवता गंगा भी है। तो एक तो ये बहुत अंतर हो गया कि गॉड यहाँ पर दुनिया में प्रेजेंट नहीं है, दुनिया उसने बनाई है। हाँ, तो जो भारतीय देवताओं की निंदा करते हैं, पहली तो बात यह है, वो कहते हैं ये देवता फॉल्स गॉड है, तो यही निंदा होगी क्योंकि उनकी विचार हम क्या कह रहे थे, जैसे कि वो गणेश जी का एक, हाँ, वो बात एग्जाम्पल लेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। हाँ, अच्छा, वो वाली निंदा जो लेवल है
उसके बारे में हमने ये पुस्तक निकाली, इन्वेडिंग द सेक्रेड। इसी से ये सारी बात फैली, इसी से सारी बात फैली कि क्या क्या भारतीय देवताओं की, गणेश की, सरस्वती की, दुर्गा की, काली की, कृष्णा की, शिवा की, हर एक के बारे में बहुत उन्होंने नेगेटिव, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोली हैं, और गुरुओं के बारे में बोली हैं, संप्रदाय के बारे में बोली हैं, और इनको फॉल्स कहा है। बिल्कुल फॉल्स तो एक ही बात होती है, पर बहुत वल्गर तरीके से, बहुत ऑब्सीन तरीके से उन्होंने ऐसे की है। और जब हमने ये समझा, हमको समझ आई कि क्या बोल रहे हैं, तो उसके बारे में हमने विचार करना शुरू किया, लेक्चर करने शुरू किए लोगों को, ताकि अवेयरनेस आई। और फिर हमारे लोगों ने पहले तो ये कहा कि देखिए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो देवता है वो तो इतने पावरफुल है, उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा देवता को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हमारे बच्चे हैं जिनको ये नेगेटिव बात सिखा रहे हैं उनके दिमाग में फ़र्क पड़ेगा, हमको देवता का फ़र्क नहीं है। ये नहीं कि वो धर्म को टॉपल कर देंगे, पर लोगों में धर्म नहीं रहेगा, वो और एक बात है। तो हम फिर उसके 10 साल हमने काफ़ी बहस की, और इससे हमारी काफ़ी बदनामी हुई, क्योंकि हमने बहुत टॉप स्कॉलर्स थे, यूनिवर्सिटी के बहुत पावरफुल लोग थे, उन्हीं के स्थान में जाकर, उनकी कॉन्फ्रेंस में जाकर, उनकी मीटिंग में जाकर ये क्वेश्चन रेज किए, और हमने उनको कहा कि आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है, क्यों गलत है। और उन्होंने पहले तो अपने आप जवाब दिया, वो नहीं चला, तो फिर उन्होंने जो इंडियन स्टूडेंट्स थे और जो इंडियन प्रोफेसर्स थे उनसे बरूद चलवाया हमारे अगेंस्ट, कि अब इंडियंस को लगाएंगे इस इंडियन के पीछे तो फिर ज़्यादा आसान होएगा। और हमारे देश में बहुत लोग हैं जो बिक रहे हैं, बिक चुके हैं, बिकना चाहते हैं। कई लोग तो ऐसे ही हैं जो घूमते फिरते हैं कि हमारे को खरीद लो। हाँ, तो ये इसलिए ये जो निंदा हुई, क्रिटिसिज्म हुआ हमारे देवताओं के बारे में, इसके पीछे बहुत फंडिंग है, इसके पीछे बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। तो 10 साल बहस करने के बाद फिर हमने ये पुस्तक निकाली। अब ये उसका स्थिति ये है कि निंदा कम हो गई है थोड़ी सी। ये नहीं कि अंदर से, दिल से उनका मन बदल गया है, पर वो बोलने में थोड़ा घबराते हैं, क्योंकि कई लोग हो गए हैं हमारी तरफ जो जवाब देंगे। देवता की जो अगेंस्ट बातें करी जा रही थी, इंसल्ट किया जा रहा था, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में जो बोला जा रहा था, गुरुओं के बारे में मजाक उड़ा रहा था, उसकी ये स्थिति है। तो हमारे को बिल्कुल इसके लिए अवेयर होना है, और इसको हमेशा फाइट करने के लिए हमको अपने लोग चाहिए। 1-2 आदमियों से काम नहीं चलेगा, हमको ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए। I think Rajesh, आपने विचार की गुलामी के बारे में बोला, तो ज्यादातर जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनका रिसर्च और वेस्टर्न रिसर्च और जो विचार है ज्यादा महत्व के अच्छे होते हैं, और इंडियन वैसे कल्चर और इंडियन जो प्रगति इंडिया में जो हुई है साइंस और अन्य क्षेत्र में, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो उसको जो विचार की गुलामी को दूर करने के लिए क्या हो सकता है अभी? तो इसी के लिए हमने 20 वॉल्यूम्स शुरू किए हैं भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो पुरानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडस वैली, सरस्वती वैली, मेटलर्जी, आयरन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये जो आज सुबह हमने वाटर के बारे में सुना, गंगा के बारे में सुना, अभी हमारी एक नई पुस्तक निकली है, ये उत्तरांचल में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं ट्रेडिशनल कैसे रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल। तो इसमें ये जो 20 वॉल्यूम का हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें से हमारी 8 वॉल्यूम निकल चुकी हैं। उस प्रोजेक्ट का काम ही ये है, उसका मतलब पर्पस ही ये है कि हम लोगों को ये सिखाएं कि हमारी कल्चर में साइंस टेक्नोलॉजी की कमी नहीं रही। अब जब अभी सारे दुनिया में इंडियन साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी जाते हैं तो कई लोग समझते हैं कि ये नई बात है, लेकिन पुराने ज़माने में भी इंडिया के साइंटिस्ट वगैरह कई जगह जाते थे। मिडल ईस्ट में लिखा गया है, ग्रीस में लिखा गया है, चाइना में लिखा गया है कि कई मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन इंडिया से लोग आते थे। सो इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सारी वर्ल्ड सिविलाइजेशन पर इम्पोर्टेंस, जो इन्फ्लुएंस रहा है, इसका इतिहास भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे लोगों को पता होना चाहिए।
राजीव जी, अब आपने ये जो बात रखी तो संत समाज के सामने बात रखी। अब जो युवा पीढ़ी है या अभी जो युवा होने वाले हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, तो इंटरनेट के ऊपर अगर ये कुछ आपकी जो बुक है वो अगर उपलब्ध हो सकती है पढ़ने के लिए, वो ठीक रहेगा। हाँ, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर हमारे कम से कम 200 लेक्चर और क्वेश्चन आंसर सेशंस के यूट्यूब पर हमने रखे हैं। तो आप हमें अपना ईमेल दे दीजिए, जो भी हमें ईमेल देगा हम उनको सब कुछ भेजते जाएंगे। हर रोज़ और हर हफ्ते हमारे कोई ना कोई चीज़ इंटरनेट पर आती जाती है, और हम पिछले साल 1.5 साल में कम से कम 100 लेक्चर हमने दिए हैं, यूएसए में, इंडिया में, यूनिवर्सिटीज़ में दिए हैं। यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट लोग हैं, उन्होंने हमको बुलाया है। ये चेन्नई में बुलाया था, फिर कलकत्ता में बुलाया था। हम आईआईटी में 2-3 आईआईटीज़ में जा चुके हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में जा चुके हैं। जो हमारी ये लेटेस्ट किताब है बीइंग डिफरेंट, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एमए स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी में इसका कोर्स शुरू किया है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में ये पुस्तक प्रिस्क्राइब की जा रही है। और हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो खासकर एकेडमिक लोग हैं, जहाँ से ये स्टूडेंट्स सीखेंगे, वहाँ पर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और अब अमेरिका में भी इसकी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब ये 2 हफ्तों के बाद शिकागो में अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन, जिसमें 10,000 स्कॉलर्स हैं, मेंबर्स हैं, रिलीजन जो प्रोफेसर्स हैं, उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है। उसमें इस बुक का एक स्पेशल पैनल चल रहा है, जो पैनल में डिस्कशन होगा, फिर हम उनका जवाब देंगे। और एक जर्नल निकल रहा है, इंटरनेशनल जर्नल, जो वाशिंगटन से निकलता है, उसका एक स्पेशल एडिशन दिसंबर में निकल रहा है, जिसमें 6 लोगों ने इस बुक के ऊपर आर्टिकल लिखा है और हम उसका जवाब दे रहे हैं। मतलब इस बुक के बारे में जो बहस है वो शुरू हो गई है। तो इसी तरह से हम और भी पुस्तकें निकाल रहे हैं, और हम इंग्लिश में निकालते हैं, और हमारे पास साथी हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और इन पुस्तकों का गुजराती में, मराठी में, तमिल, कन्नड़ में भी ट्रांसलेशन हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से ये यंग जनरेशन को फैले, और सिर्फ महात्मा लोगों के लिए नहीं, बट हमारे जो कॉर्पोरेट लोग हैं और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लोग हैं और जो इंग्लिश में बहुत लगे हुए हैं और इंटरनेट पे लगे हुए हैं, उनको भी हम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ये काम है कि उनको भी हम इन्फ्लुएंस कर सकें। वेबसाइट तो होगी आपकी, ये आप हमें ईमेल दे दीजिए, हम आपको सब भेज देंगे। There is a group for discussion group in Rajiv's group. You may please pass on the emails to them and they will put you in the group. Every day we will keep getting the mails. Hello. He is a gentleman. You can give it to him. His friend. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अवतार हमारे हिंदुस्तान में सब हुए और तीर्थ नदियाँ भी यहाँ हुई, और विदेशों में अवतार क्यों नहीं हुआ? उस भूमि पर क्या ऐसा है? दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश का प्रचार करें, हिंदू का भी करें, कि हमारी हिंदू संस्कृति जो देश को खत्म होती जा रही है, अलग होती जा रही है। ये तो हिंदू संस्कृति जागृति के लिए ऐसे पुस्तकें निकालें, ऐसा भी अभ्यास करें, गांव-गांव में पहुंचे। सब इंग्लिश पढ़ने वाले ही नहीं है। हिंदू भूमि मातृभूमि है। महाराज जी, ये अमेरिका से पढ़े हुए तो निकाल रहे अंग्रेजी में, लेकिन सभी भाषा में, हिंदी में सबको, न केवल हिंदी में, लेकिन गुजराती में, कन्नड़ में, परमात्मा हमारे जो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि विदेशों में भी क्या ऐसा कोई अवतार हुए क्या? मदर टेरेसा नहीं, और कोई अवतार गई है? आप पूछना चाहते हैं? नहीं, अवतार जो हमारी संस्कृति में अवतार हैं, वही अवतार हम जानते हैं। और बाकी देशों में अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ही और है। जीसस भी अवतार नहीं है, क्योंकि जीसस भी एज सन ऑफ गॉड अलग आइडिया है, और जितने भी उनके प्रॉफिट्स हैं वो उनको अवतार नहीं समझते, और मोहम्मद को अवतार नहीं समझते मुस्लिम। तो वो अवतार का जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो उनको मंजूर नहीं है। वो इसलिए उनके पास अवतार नहीं है, क्योंकि वो अवतार का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते। Now we are circulating 3 pads. One there, one here and one here. Those who are interested may write their name and email ID in the pad itself. जरा भैया 3 pad आप दो. And then will be collected at the end of the session. और जैसे राजीव जी ने बताया कि इतिहास हमारे हाथ में होना चाहिए। इतिहास से ही आदमी का संस्कृति रहती है, उसका आत्मगौरव होता है, उसकी राष्ट्रीयता रहती है। जब तक मैं समझता हूँ
इतिहास में बहुत सारी रिसर्च एवं इतना गौरव रखने वाले शायद रामदेव जी जैसे बहुत कम होंगे, वही हमारे साथ